3 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने रहे। युद्ध ही था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 3 दिन का ये जो युद्ध चला भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कह रहे इलेक्ट्रॉनिक वॉर। आपने तो 71 की लड़ाई लड़ी है। तब की लड़ाई से और आपको लड़ाई को जब मैं तुलना करता हूँ तो मुझे देख करके आश्चर्य होता है, उतना ही आश्चर्य होता है जितना कि किसी ने जो नॉर्मल वो टेलीफोन करता हो घुमा करके और रात को 10 बजे जा करके वो वेट करता हो कि ट्रंक कॉल बुक करे और 2-3 घंटे के बाद में 100 किलोमीटर दूर शहर पे बात कर सके। बालाकोट में हमने हमला किया, उस वक्त भी हमारे पास राइफल की स्क्वाड्रन ऑपरेशन नहीं हुई थी, वरना तो वहाँ पर हमें बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ तमाशा देखने वाला युद्ध होता। हम तो गुलेल से तब भी शिकार किया करते थे, समझ लीजिए आप, उस तरह की स्थिति थी। और आज हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं। अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ से बहावलपुर वो जैश मोहम्मद उनके आतंकियों के गढ़ के ऊपर हमला यहाँ से बैठे कर रहे हैं, वो जा करके उनके भवन के केंद्र में जा करके गिरता है और मसूद अजहर साहब का पूरा खानदान वहाँ पे सवाया हो जाता है। आपने एक बड़ी मज़ेदार बात कही कि ये झूठी खबरें सुन करके और पाकिस्तान के नागरिक इतने बेवकूफ़ हैं कि सड़क पर आकर के पटाखे फोड़ रहे थे। नहीं तृप्ति जी, आपको गलतफहमी भी, वो सब बहुत समझदार हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। वो सड़क पे आकर के पटाखे फोड़ करके बताना चाह रहे थे कि भारतीय सेना के जहाज़ अगर आए तो उनको दिखाई पड़े कि ये नागरिक हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये फौज वाले नहीं हैं। और उनको पता है कि भारतीय सेना कुछ भी करेगी लेकिन निहत्थे नागरिकों पर हथियार नहीं चलाएगी। सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर, उनका नाम आज भी लिया जाता है। वो 93,000 सैनिकों का जो आत्मसमर्पण पाकिस्तानियों का है। वो भी क्षण था जब मैंने सैम बहादुर के साथ कंचे खेले थे, विश्वास करें। जी हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची। वो जो पत्थर से निशाना लगाते हैं ना, वो कंचे खेलते हैं। कहते सर ये कंचे खेल रहे थे। पता है अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा, तुमने उनके साथ खेला कि नहीं, और अगर खेला तो तुमने एयरफोर्स वालों को हराया कि नहीं। जनरल साहब कुछ उत्तर देते इसके पहले सैम बहादुर ने कहा मेरा अपना निशाना बहुत अच्छा हो जाए। जज्बा तो वही था, तब भी बुलंद था और आज भी बुलंद है। जोर से कहते जय हिंद। नमस्कार, पांचजन्य के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। 3 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने रहे। युद्ध ही था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन 3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर तहस नहस किया। 1948, 1965, 1999 ये तमाम भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध जो हुए थे, उसके बाद 2025 का ये 3 दिन का छोटा सा युद्ध, सबसे कम कार्यकाल का युद्ध, अलग ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है। उसकी एक वजह ये है कि इससे पहले जो युद्ध हुए थे, उसकी जानकारियां हमें मिलती थी। वो जमीन पे लड़े जाते थे, हवा में जिस तरह से लड़े जाते थे, या उनमें किस तरह के बदलाव आए हैं। 48 से लेकर 65 तक के बीच में हमने देखी थी काफी चीजें बदली। 65 से 99 की चीजें बदली, और आज 2025 की जब हम बात करते हैं तो आज के युद्ध को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। किस तरह से ये अलग था, बातें हमने कई सुनी हैं, कई पढ़ी हैं, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 65 की जंग देखी, 71 की जंग के वो भागीदार रहे हैं, उसकी जीत के हिस्सेदार रहे हैं, और 99 में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से सेना क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कर सकती थी। और आज 2025 में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉर हुआ है, वो इनसे किस तरह से अलग है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विंग कमांडर अरुणेंद्र वर्मा जी। अरुणेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 1965 में अरुणेंद्र जी ने सेना ज्वाइन की थी। 65 जब युद्ध होने वाला था, तो उसके ये गवाह हैं, भले युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन 71 के युद्ध में आपने पूरी तरह से युद्ध में हिस्सेदारी ली थी, युद्ध लड़े थे, और मानेकशॉ के प्लेन को भी आपने उड़ाया है। उनके साथ की कई ऐसी बातें जो इन्होंने सीखी, समझी और आज तक उसको पालन करते हैं। कई किस्से हैं कि कैसे सेना में आपस में बातचीत होती है, युद्ध के दौरान क्या होता है, किस तरह की मानसिकता होती है, क्या तनाव होता है, तो रिलैक्स कैसे होते हैं। और आज 2025 में जब यहाँ से बैठे बैठे हम वॉर कर रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स को हमारा S-400 बैठे बैठे तबाह कर रहा है। उसमें और आज में क्या अंतर है, सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके पास वो अनुभव है
जो आज बहुत कम लोग हैं जिनके पास है और जिसको हम यानी हमारा सौभाग्य है कि हम वो साझा करने के लिए आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले जो अभी 3 दिन का ये जो युद्ध चला भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉर। आपने तो 71 की लड़ाई लड़ी है, उसमें आप गए हैं वायुसेना का कितना अहम रोल था उस लड़ाई में, ये सब जानते हैं कि थल सेना के साथ अगर कोई थी तो वायुसेना थी, जिसने उस युद्ध को जीत की दहलीज तक पहुँचाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अपेक्षा वैसे यहाँ पर हमको यही थी, हर भारतवासी को यही थी, क्या इस बार के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में थोड़े 4 टुकड़े हो जाते पाकिस्तान के। तृप्ति जी, ऐसा है कि एक छोटा-सा संशोधन करना चाहूँगा कि आपने कहा स्थल सेना के साथ में वायुसेना थी, लेकिन आप नौसेना को भूल गईं। बिल्कुल। और वो इस वक़्त ये याद करना ज़रूरी है कि जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम के पद को सुशोभित कर रहा है कोई, और तीनों सेनाएँ मिल कर के एकजुट होकर के जब मना रही हैं, तो एक नए ढंग का वॉरफेयर, नए ढंग की लड़ाई लड़ने की हमारे पास क्षमता आई है। और वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चीफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने काम किया। ये दूसरी बात है कि नेवी थोड़ा-सा अभी पृष्ठभूमि में रही, एकदम खुल कर के नहीं आई, लेकिन आपने जब 1971 की बात की, तब तो नेवी ने कराची का बंदरगाह ध्वस्त कर दिया था, कॉक्स बाज़ार को ध्वस्त कर दिया था और गाज़ी सबमरीन डुबा दी थी। यहीं से तोड़ी थी। जी हाँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वायुसेना और स्थल सेना, और सच्ची बात ये है कि स्थल सेना ही, हम चाहे जितनी हवाई लड़ाइयाँ जीत लें और चाहे जितने बंदरगाहों को नष्ट कर दें, लेकिन ज़मीन को जा कर के एक्चुअली ऑक्यूपाई करना स्थल सेना ही करती है। तो मैं मानूँगा कि स्थल सेना ही तीनों सेनाओं में बड़े भाई का रोल अदा करती है। अभी जो चला 3 दिन, इसमें हमने देखा कि जिस तरह से ड्रोन हमने मिसाइल्स वहाँ पर फेंकी थी और ध्वस्त किए सारे आतंकी ठिकाने, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को हमने जो वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। उसमें अब आप किस तरह से सेना की कौन-सी सेना की भूमिका ज़्यादा अहम देखते हैं? नहीं, तो ये हमारे लिए सभी महत्व। ज़्यादा अहम भूमिका किसकी रही, ये चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वायुसेना और स्थल सेना दोनों ने मिल कर के काम किया है। तो इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि युद्ध जीतने में सेना ने ज़्यादा काम किया कि स्थल सेना ने, या उसके कुल मिलाकर के जो हुआ बहुत शानदार हुआ। लेकिन ये इसकी नींव पड़ी थी 1971 वॉर में ही, जबकि तीनों सेनाओं ने मिल कर के एक साथ बहुत एकजुट होकर के प्रदर्शन किया था। असल में देश को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है, और वो जब मिलता है तो तीनों सेनाएं क्या, देश का एक-एक आम नागरिक भी युद्ध में है ना, मनसा वाचा कर्मणा शामिल होता है उसमें, और उसके पीछे होता है। तो मैं ये कहूँगा, लेकिन आपने बात 1971 की लड़ाई की कि ये सही है, मैं 1965 में कमीशन मुझे मिला था, लेकिन मैंने सक्रिय भाग लिया तो 1971 की लड़ाई में। तब की लड़ाई से और आपको लड़ाई को जब मैं तुलना करता हूँ, तो मुझे देख कर के आश्चर्य होता है, उतना ही आश्चर्य होता है जितना कि किसी ने जो नॉर्मल वो टेलीफ़ोन करता हो घुमा-घुमा करके, और रात को 10 बजे जा कर के वो वेट करता हो कि ट्रंक कॉल बुक करे और 2-3 घंटे के बाद में 100 किलोमीटर दूर शहर पे बात कर सके। और आज जब वो मोबाइल के ऊपर बैठ कर के अमेरिका में अपने बच्चे से बात करता है, तो वीडियो कॉल। जितना ज़माना बदल गया है वीडियो कॉल का, उतना ही युद्ध भी बदल गया है। 1965 की बात करें, हमारे पास क्या था? एक छोटा-सा जहाज़ था भुनगा, जिसका उसका नाम ही था नैट। नैट क्या होता है? एक पतंगा जो है उसको कहते हैं नैट। इतने छोटे से जहाज़ ने एफ 86 और स्टार फाइटर नाम के अमेरिका के बड़े अच्छे लड़ाकू विमान थे, वो उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर थे, और उनको मार गिराया। आपकी पीढ़ी ने तो शायद कीलर ब्रदर्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 1965 की लड़ाई में सबसे पहले वीर चक्र पाने वाले 2 भाई थे कीलर ब्रदर्स। और कीलर ब्रदर्स नाम ये बताना है कि भारत की जनता जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लड़ाई लड़ता। कीलर ब्रदर्स जो है वो ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे, और भारतीय वायुसेना का पहला परमवीर चक्र मिला है किसको? निर्मलजीत सिंह सेखों को। तो सारा देश लड़ाई चलता है। खैर, बात हो रही थी कि जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते थे, तो कहाँ वो छोटा-सा जहाज़ और कहाँ आज का राइफ़ल, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। उतना ही फ़र्क है जितना कि हिंदुस्तान एम्बेसडर कार में और आपकी जो मर्सिडीज़ और ऑटो, या बल्कि टेस्ला का नाम लें, तो उनमें इतना फ़र्क हो गया है बेहद। मेरे 1971 की लड़ाई के बाद बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। 1971 के बाद फिर कारगिल के वॉर में भी 99 में भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान फिर भी मैं नहीं माना। 2002 में भी कुछ ज़मीनी कार्रवाइयाँ हुई, और अब जो हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन ख़ास बात यह है
कि भारतीय सेनाओं ने जो भी हथियार साजो सामान इस्तेमाल किए थे उसकी प्रगति आश्चर्यजनक है। और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व को। आज जिस S-400 सुदर्शन चक्र की बात आप कर रही हैं, वो मनोहर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री थे। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जैसा देश भारत को रूस से ये सुदर्शन चक्र जैसा कोई इक्विपमेंट देने देगा, एयर डिफेंस सिस्टम देने देगा? बहुत दबाव था उनका, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं, क्योंकि देश का नेतृत्व जो है ऐसा है जिसने कभी परवाह नहीं की। जब निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी तो डोकलाम में उन्होंने जो पैर गाड़ दिए, चीन को सहम जाना पड़ा था। तो ये नेतृत्व जो देश को मिला है, इसने देखते देखते देश की सेनाओं की तस्वीर बदल करके रख दी। आप ये देखिए कि राफेल जहाज लाने के लिए ऐसा थोड़ी था कि वो पहले से बातचीत नहीं चली, सालों चली। किन कारणों से उसकी खरीद अटकाई गई उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक बातें में नहीं उलझना चाहता हूँ, लेकिन देश जानता है। और जब अंत में उसका फैसला हुआ तब भी उसमें हर तरह की तोहमत लगाने वाले लोग मौजूद थे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है देख आज वही राफेल काम आ रहे हैं। जी हाँ, नहीं, लेकिन राफेल की मज़ेदार बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब बालाकोट में हमने हमला किया, उस वक्त भी हमारे पास राफेल की स्क्वाड्रन ऑपरेशनल नहीं हुई थी, वरना तो वहाँ पर हमें बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ तमाशा देखने वाला युद्ध होता और हम अपनी सीमा से ही मिसाइल्स दागते और बालाकोट का अंत हो गया होता। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है, अब जो कुछ हो रहा है हर चीज़ के सबूत मौजूद हैं। कहने वाले तो ये कहते थे कि बालाकोट में गए और पेड़ उखाड़ करके चले आए, बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने अपनी डीब्रीफ में दिखाई हैं, तस्वीरें पाकिस्तान की दिखाई हैं कि हमारे हथियारों ने वहाँ के सैन्य ठिकानों का, एयर बेसेस का क्या बुरा हाल किया है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर लाहौर को नाज था उसको ध्वस्त कर दिया गया है, और एक जगह नहीं तमाम जगहों में। तो इसलिए साजो सामान जो हमारे बदले हैं, और अभी तो मतलब अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो इतना कुछ है हमारे पास घमंड करने के लिए। ब्रह्मोस, स्वदेशी हथियार हमारे आत्मनिर्भर हुआ है भारत लगातार इस क्षेत्र में गए और वो आज काम आ रहे हैं जो हमने अभी देखे ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये आत्मनिर्भरता का मंत्र फूंकने वाले को नमन करें हम ना, जिसने हमें सिखाया कि दूसरों के बलबूते पर कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले पाकिस्तान की तरह से कब तक लड़ पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास आत्मनिर्भरता है कि हमारे देश में क्या क्या नहीं हो रहा है, पिनाकी रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये तो अब हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी ऐसा है कि लड़ाई में ये ना समझिएगा कि हमारी क्षति नहीं हुई है, उतनी तो नहीं हुई है जितने की में तो क्षति होती है, उतनी तो नहीं ज्यादा हुई है वो सबको पता है। जब एक होती है तो पाकिस्तान उसको 100 बताता है और वो उनके संवाददाता उसको 1000 बताते हैं, लेकिन फिर भी क्षति तो होती है। लाख समझती है। जनता समझदार है, सब जानती है, ये जो जनता है सब जानती है। जनता की बुद्धि में केवल भरोसा नहीं, हमारी जनता तो जानती है कि जनता सब जानती है। तो मुझे ये कहना है कि कुछ तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन हमारी आर्थिक क्षति जो भी हुई है, हम आत्मनिर्भर हो गए। और जब हम ये C-295 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और तेजस विमान और तेजस मार्क 1 और ये पिनाक मल्टी लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब, ये सब हम जब एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो क्या कितना हमें समृद्धि बढ़ेगी, हमारी कितनी ताकत बढ़ जाएगी, और ये सब क्षतिपूर्ति जो कुछ हुई वो सब देखते देखते सब भरपाई हो जाएगी। अच्छा, जो अभी हमारी पीढ़ी ने तो ये जिस तरह से देखा 99 का, तो हमने भी देखा जो आज की जेनजी जिसको हम बोलते हैं जनरेशन जो है, उनके लिए तो ये था कि वो सामने देख रहे हैं, टीवी पे दिखाई दे रहा है कि इधर से ये ड्रोन आ रहे हैं, इधर से ये फायर हो रहा है। हमने जैसे रामायण महाभारत में तीरों को टकराते हुए देखा था, वैसी तस्वीरें उन्होंने आसमान में देखी हैं और उसके लिए फिजिकली उतना जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सटीक निशाने मिसाइल के लगाए गए और वो जाके वहां पर गिरे हैं और अपना काम कर गए पाकिस्तान में। 71 की जब हम ये लड़ाई की बात करते हैं, 71 में जो युद्ध हुआ था, तो जब युद्ध हुआ था उस समय का माहौल कैसा था? किस तरह के हमारे पास हथियार थे या प्लेन थे और जज्बा कैसा रहता था? जज्बा तो वही था, तब भी बुलंद था और आज भी बुलंद है। लेकिन 71 की लड़ाई में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। MiG-21
जो बेचारा इतने साल तक इस्तेमाल किया गया कि अंत में उसको उड़न ताबूत की संज्ञा देने पड़ी, मजबूरी थी, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे और हम लोग आश्रित थे टोटल एक देश के ऊपर, और रूस टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया था। तो एक बार वापस 1971 में चले। ढाका को जब चारों तरफ से भारतीय सेनाएं घेर रही थी, उस समय वायुसेना को आदेश हुआ कि गवर्नर हाउस के ऊपर ढाका के अटैक करो। करने के लिए हमारे पास क्या था, कोई मिसाइल्स नहीं थे जो कि 200 किलोमीटर कलकत्ते से छोड़े और वो जा करके ध्वस्त कर दे। अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ से बहावलपुर में वो जैश ए मोहम्मद और उनके आतंकियों के गढ़ के ऊपर हमला यहाँ से बैठे कर रहे हैं, वो जा करके उनके भवन के केंद्र में जा करके गिरता है और मसूद अजहर साहब का पूरा खानदान वहाँ पे सवाया हो जाता है। उस जमाने में हमारे पास ये तय हुआ कि अच्छा MiG-21 को इस्तेमाल करते हैं। MiG-21 के पास गवर्नर हाउस तक पहुंचने के लिए कोई मैप तक नहीं था वहाँ का। आज सैटेलाइट इमेजिंग होती है, सब कुछ दिखाई पड़ता है कि निशाना है कहाँ पर, ठीक है, रियल टाइम गाइडेंस होती है। लेकिन उस समय हमारे पास हमारे जांबाज लोगों ने किया क्या, उन्होंने टूरिस्ट ब्यूरो के ढाका के मैप मंगाए और ढाका का टूरिस्ट नक्शा देख करके समझ पाए कि गवर्नमेंट हाउस है कहाँ। जी हाँ, और वो टूरिस्ट जो पैम्फलेट्स मिलते हैं उसको देख करके ढाका शहर का नक्शा समझा, उसमें गवर्नर हाउस कहाँ है समझा, और तब जा करके कब हमला किया था, वो हमला तब किया जब उस समय के तत्कालीन गवर्नर साहब थे अब्दुल मुतालिब मलिक साहब थे। एक शीर्षस्थ उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग शुरू हुई थी कि तब तक MiG के अटैक ने उनका ध्वस्त कर दिया पूरी मीटिंग को, और देखते देखते त्वरित गति से, सुपरसोनिक गति से गवर्नर साहब ने रिजाइन कर दिया। गवर्नर साहब अपना गवर्नर हाउस छोड़ करके जाकर के एक 5 सितारा होटल में चले गए और उन्होंने अपना इस्तीफा लिख करके इस्लामाबाद भेज दिया। तो बहरहाल, लेकिन हम तो गुलेल से तब भी शिकार किया करते थे, समझ लीजिए आप, उस तरह की स्थिति थी। और आज हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं। एक्चुअली ये सिद्ध हुआ है कि मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन ही असली चीज़ है। केवल अच्छी मशीन हो जाने से कुछ नहीं होता, उसमें बैठ करके चलाने वाला जो है अगर उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो वो बेकार है उसके लिए, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, बाय द वे ईमानदारी का तकाजा है कि मैं मानूं कि भारतीय और पाकिस्तानी सिपाही और वायु सैनिक और पायलट प्रतिभा में, योग्यता में एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं, 19-20 का फ़र्क हो तो हो। मैं अगर कहूँगा बराबर है तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बेचारे अपने नेतृत्व से तबाह है। काश उनको जो आसिफ मुनीर साहब के जैसा नेता न मिला होता कि जो कि जब लड़ाई शुरू करवाई उन्होंने अपने भयंकर वक्तव्य देके और खुद बंकर में जा छिपे, उनकी शक्ल ही नहीं देखी गई। आप इससे कंपेयर करिए उस हमारे यहाँ के नेतृत्व से जो कि दिन रात अपने सैनिकों के साथ में जुटा रहता है। तो नेतृत्व का बहुत बड़ा फ़र्क है। मशीनों को यूज़ करने की क्षमता जो है वो बहुत बदली है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे आधुनिक उपकरण और हथियार हैं वो बेहद अच्छे हैं, जिसको हम सुदर्शन चक्र या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। पाकिस्तान ने चीन से लिया वैसा ही, उसको मिला S-300 सिस्टम। हम मुफ्त में मिली हुई चीज़ दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते कहते हैं, तो उसको जो मिला उन्होंने लिया और उसके भरोसे वो बड़े ज़ोरों से उछल रहे थे कि कोई भी जहाँ आएगा मार देंगे। ब्रह्मोस आया, तबाह करके चला गया, हमारी मिसाइल्स आई, हमारी गन्स आए और उनको तबाह करके चले गया। वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, लाहौर का तो पूरा ही नष्ट हो गया, कई जगहों में उनका रडार स्टेशन पूरा ध्वस्त कर दिया गया। तो बात इसकी है कि अच्छा जी, हमारे यहाँ इसीलिए तो कहते हैं चाइनीज माल पे हम भरोसा नहीं करते। जिन्होंने किया उन्होंने खामियाजा भुगत लिया उसका। देखिए, ये माले मुफ्त का ही नतीजा है कि दिल बेरहम हो जाता है, समझिए आप। तो जो देश भीख मांगने के लिए IMF के हाथ पैर जोड़ रहा है कि हम भूखे मर जाएंगे, भिक्षाम देही, वो कटोरा लेने वाला देश कितना खुश है कि उसको चीज़ से उसका दोस्त भारी है, उसका झोला भरा हुआ, जितना मांगो देता रहेगा और ये उसको उड़ाते रहेंगे। ड्रोन्स तुर्की आ गया देने के लिए, लो भाई उड़ाओ ड्रोन्स, चाहे उनमें दम हो चाहे नहीं, वो चाहे
5 किलो और 10 किलो और 20 किलो का वेट ले जाने वाले, केवल बंदूक चलाने वाला काम कर सके ड्रोन, लेकिन हैं उड़ाए जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि उन ड्रोनों का उपयोग पाकिस्तान ने जो किया वो डिसेप्शन के लिए भी अच्छी तरह से किया। इतने सारे ड्रोन्स देख करके ये डिसेप्शन जो है, चकमा देना बहुत आवश्यक होता है युद्ध में। तो उनके वजह से क्षण भर के लिए अगर भारतीय प्रतिरक्षा जो है वो थोड़ी सी चकित हुई हुई लोग परेशान थे कि इतने ड्रोन्स कैसे होंगे, लेकिन ये सब मुफ्त में मिला माल है, और चाइनीज माल जैसा होता है वैसा ही निकला। S-400 ने तो अपना कमाल करके दिखा दिया। यही तो बात बोली जाती है ना, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व जो है सेना के अधीन रहा है, सेना की सत्ता की भूख जो है वो वहाँ की आवाम को ही नहीं, वहाँ की सेना को भी एक तरह से उनका मनोबल भी तोड़ती है। चलते हैं वो जज्बे के साथ अपने देश से प्रेम के लिए, लेकिन एक होती है भारत की मिसाइल और एक होती है पाकिस्तान की। जो गाइडेड और मिसगाइडेड मिसाइल में क्या फर्क होता है वो भारत और पाकिस्तान की देख के पता लगाया जा सकता है। बहुत सही, आपने बहुत अच्छा पन किया तृप्ति जी। तो मिसगाइडेड मिसाइल्स छोड़ते रहे और हमारी गाइडेड मिसाइल्स जो है कमाल कर ले गई। आ, आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, ये सही है कि अब दिनों दिन टेक्नोलॉजी जो है वो हावी होती जा रही है। अब जो है कोई भी जहाज़ जाता है, किसी बड़े लड़ाकू विमान में, अगर उसको आपको विमान ही में, एक तो विमान ले जाने में एक आसानी होती, मिसाइलें बहुत महंगी होती बाय द वे, आप उनको मजाक मत समझिएगा। एक एक आकाश मिसाइल अगर आप छोड़ते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए की पड़ती। ये बहुत महंगा खेल है, लेकिन लड़ाकू विमान जब जाता है अटैक करके वापस आ जाता है, बार बार यूज़ होने वाला चीज़ वो हथियार है। तो लड़ाकू विमान में भी तरह तरह के उपकरण होते हैं, तो वो मिसाइल्स भी छोड़ सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स छोड़ सकते हैं, एयर टू सरफेस भी, क्योंकि उनका रोल भी ऐसे होते हैं। एक तो होता है कॉम्बैट एयर पेट्रोल करना, हवा में माया अटैक करने के लिए जहाज़ आए तो उनको मार गिराना, तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हैं, हवाई वो डॉग फाइट्स होती हैं, जहाज़ एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ को गिराया जाता है, तो एयर टू एयर मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़मीनी निशानों को वो बनाना है, ठिकानों को निशाना बनाना है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की जाती है। इसके अलावा कुछ टारगेट जो होते हैं उनके ऊपर रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। कुछ में जहाज़ में 57 mm की गन्स होती हैं, उनसे अटैक किया जाता है। तो गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत कुछ होता है। तो कौन सा उपकरण यूज़ करे, अब इंसान के दिमाग को भी वो जोर डालने की ज़रूरत नहीं रह गई। कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है कि कैसा उपकरण यूज़ करना सबसे आसान रहेगा। आप बटन दबाइए और खेल खत्म। हाँ, आने वाले समय में तो वीडियो गेम की तरह हो जाएगा युद्ध, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपके लिए ये इसलिए भी आपकी आँखों में जो चमक दिख रही है ना, क्योंकि आपने 71 की लड़ाई के जो है इक्विपमेंट्स भी देखे हैं, संघर्ष भी देखे हैं किस तरह के करने पड़ते हैं, और आज जो चला है 3 दिन के अंदर ही जो है सारी चीज़ें भारत ने प्रदर्शन दे दिया है कि भई हमसे लड़ोगे तो मरोगे वाला मामला है। आपने और दूसरा देखिए नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसमें सेना की भी बात होती है। सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर, उनका नाम आज भी लिया जाता है। वो 93,000 सैनिकों का जो आत्मसमर्पण पाकिस्तानियों का, उनके जो घुटने टेकने पे मजबूर किए हुए ना, वो गौरव जो है वो आज भी हर भारतीय महसूस करता है। आपने उन सैम बहादुर के साथ काम किया है, उनका प्लेन उड़ाया है, उनके साथ का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, सैम बहादुर मेरे हीरो है। वो मैं हम आपको सबके बताऊं, हैं। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जी। आप सब बात कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में इतने सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है, इतिहास रचने वाला क्षण है। इसमें सैम बहादुर स्वयं नहीं गए वहाँ पे समर्पण लेने के लिए, उन्होंने अपने उस लेफ्टिनेंट जनरल को भेजा, जो कि वहाँ पर युद्ध का संचालन कर रहा था, उस एरिया में देख रहा था। उसके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कराया। उन्होंने कैमरे के फोकस में आने के लिए जी, कभी लालच नहीं दिखाई कभी। बिल्कुल। तो वो ऐसा आदमी था कि जो कि हर सिपाही से बात करते थे, हर जवान से बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा उनके साथ में रहने का, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। एक्चुअली मैं वीआईपी स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स की कहलाती है, एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन पालम में है, और मैं उसमें कई वर्ष रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा बड़ा अद्भुत सा रिकॉर्ड है। मैं वहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर चारों रैंक्स में रहा हूँ। कुछ ऐसा था कारण कि बीच में मैं गया डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए गया, और वहाँ से कुछ दिन वापस एज ए प्रशिक्षक रहा, और फिर वापस स्क्वाड्रन में आया। तो मुझे काफ़ी समय वहाँ पर बिताने को मिला। वहाँ आने के पहले भी कुछ ऐसे ही काम में मैं था। गुवाहाटी में एक एयरफोर्स की यूनिट थी,
जिसको कॉम फ्लाइट बोलते हैं, कम्युनिकेशन फ्लाइट, उसके ज़िम्मे काम था असम के गवर्नर को फ्लाई करने का, हमारे OCNC ईस्टर्न एयर कमांड के जो थे उनको फ्लाई करने का, और GOCNC यानी कि ईस्टर्न आर्मी का कमांडर जो थे उस वक्त थे लेफ्टिनेंट जनरल मानेक शाह। और चूंकि बहुत छोटी सी यूनिट थी, हमारे पास कुल मिलाकर इक्का दुक्के जहाज थे, तो उसमें बार बार जनरल साहब जब भी आते थे उनको वही शक्ल दिखाई पड़ती थी, और वो तो पहली बार में जिसको पहचान लेते भूलते नहीं थे, तो हमेशा फर्स्ट नेम से वर्मा नहीं अरुण बोलते थे। अरुणेंद्र थोड़ा सा उनको बोलना पड़ता, अरुणेंद्र कहने में उनको दिक्कत होती, लेकिन वो गुरकाली और पंजाबी सब कुछ बोलते थे, लेकिन शायद अरुणेंद्र कहने में दिक्कत होती, तो अरुण हमेशा कहते। तो जब उनका वहाँ से प्रमोशन हुआ, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन करके, थल सेना अध्यक्ष बन करके दिल्ली आए, उसके साथ ही सौभाग्य की बात कि मेरा भी यहाँ पे प्रमोशन होकर के और मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कॉम्स में आ गया, और यहाँ आते ही मेरी पहली इच्छा है कि सैम बहादुर के साथ फ्लाई करने को मिले, और तो मैं गया। और उनकी पहली उड़ान में जब मैं गया तो उन्होंने पहले ही देखते हुए पूछा, अरुण व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये कौन सी ईयर की बात है ये? 1970 में मैं वहाँ पे पोस्टेड हुआ था। 1970 के एंड की बात है या 1971 की बिगनिंग की बात है। जी हाँ। अरे बड़े अद्भुत अनुभव है। मुझे लगता है कि आप युद्ध की चर्चा करने बैठी हो और मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। वही नहीं, ये अनुभव भी तो साझा करना अगर- चाहिए, लोगों को पता तो लगे। हम तो मिले नहीं है, हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते, जिन्होंने साथ समय बिताया है, तो आपकी बातें भी हमारे लिए ना हम एक याद बन रहेंगे, उनको देख पाएंगे आपकी नजर से। तृप्ति जी, अब अगर ये सेशन किस्सा कोई सेशन में बदल जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक वो भी क्षण था जब मैंने सैम बहादुर के साथ कंचे खेले थे। विश्वास करेंगे? जी हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची। वो जो पत्थर से निशाना लगाते हैं ना, वो ये कंचे खेलते हैं। आप विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। 1971 की वॉर मार्च में श्रीमती गांधी चाहती थी कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, और सैम बहादुर ने समझाया था कि उसके मानसून आ जाने से पंजाब के खेतों में इतनी बारिश से टैंक सब फंस जाएंगे, और पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, वहाँ तो दलदल ही रहेगा, तो इसलिए हमें मानसून को बीत जाने दिए तब। लेकिन इस बीच में दिसंबर तक वेट करने दिसंबर तक वेट करना पड़ा, लेकिन लगातार युद्ध की तैयारियां चल रही थी, और इसमें में सारे सेनाध्यक्ष बॉर्डर के ऊपर चक्कर लगातार दिन रात लगे रहते थे। वो भी ऐसा ही एक अवसर था, जून का महीना था, और मैं सैम बहादुर को हमारे जहाज़ में, कॉन्स्कॉन के जहाज़ में लेकर के मुझे अवसर मिला भुज जाने का। और भुज के पास में एक नलिया एयरफोर्स का बेस था। एयरफोर्स का वो ऑपरेशनल बेस बनाया ही जा रहा था, तो वहाँ पर कोई ऑफिसर्स में से ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। हम वहाँ पर पहुँचे दिन में 10 बजे। हमें 2 घंटे के लिए जनरल साहब को जाना था अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। उनकी पत्नी भी साथ आई थी, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की वो अध्यक्षा थी, तो वो भी साथ में उस किरदार में आई थी। तो जनरल साहब तो चले गए अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर में, और श्रीमती मानेक शाह चली गई अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए। बचे रह गए हम 3 वहाँ पर, पायलट नेविगेटर, और हमारा समय नहीं कट रहा था। बोर होकर के हमने वहाँ पर पत्थर उठाए और कंचे खेलने शुरू किए। हम जब निशानेबाजी कर रहे थे तो वहाँ पर आर्मी के एक मेजर जनरल साहब भी थे, वो डिविजनल कमांडर रहे होंगे, मैरून बेरी वाले थे वो, यानी पैराट्रूपर के, जहाँ तक याद आता है उनका नाम था जनरल पिंटो साहब। कुछ देर तक हमें ललचाई आंखों से देखते रहे, फिर आके पूछे, मैं जॉइन यू बॉयस। हमने कहा ये सर, हमारा सौभाग्य होगा, मैंने तो कभी किसी मेजर जनरल के साथ में कंचे नहीं खेले। अभी हम मेजर जनरल साहब के साथ कंचे खेल ही रहे थे कि तब तक वो हेलीकॉप्टर आ गया, और सेनाध्यक्ष मानेक शाह साहब आए तो खेल बंद। हम सब लोग वहाँ पे मुस्तैद खड़े हो गए। तो मानेक शाह साहब ने पूछा कि सो व्हाट डिड यू बॉयज डू ओवर हियर, यू मस्ट बी गेटिंग बोर्ड। पिंटो साहब ने कहा, सर दीज एयरफोर्स बॉयज नेवर गेट बोर्ड। ये तो बहुत मजे कर रहे थे। उन्होंने कहा क्यों? कहते सर ये कंचे खेल रहे थे। पता है अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा, तुमने उनके साथ खेला कि नहीं, और अगर खेला तो तुमने एयरफोर्स वालों को हराया कि नहीं? जनरल साहब कुछ उत्तर देते इसके पहले सैम बहादुर ने कहा, मेरा अपना निशाना बहुत अच्छा हो जाए है। और फिर साहब उन्होंने कहा ला कंचे दे, और हमने वो पत्थर उठाए, कंचे तो थे नहीं, पत्थर उठा के जनरल साहब ने बाकायदा निशानेबाजी की। और थोड़ी देर के बाद में मिसेस मानेक शाह की गाड़ी आ गई। जनरल साहब ने कहा अब मेरा बॉस आ गया है, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो ये अद्भुत अनुभव था, इसको मैं सारे जीवन कभी भूल सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे थे सैम बहादुर। लेकिन सैम बहादुर ने जो नींव डाली थी वो बनी हुई।
बनी हुई थी। मैं अपने मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के हाथों मुझे कमीशन मिला था। उनके बाद बारे में तो मैं इतने कुछ मेरे निकट का अनुभव नहीं मुझे मिले, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छी हस्ती थे। और सच्ची बात यह है कि भारत को जो जितने भी सेनाध्यक्ष मिले हैं, सभी एक एक से बढ़ कर के मिले हैं। सभी अपने कुछ न कुछ निशान छोड़ करके गए। बिल्कुल, क्योंकि हम 71 की बात कर रहे हैं। 71 में जब युद्ध खत्म हुआ या जब पता चला जी। कि पाकिस्तान हार चुका है, आप तो एयरफोर्स वालों को ये कैसे जानकारी मिली? कैसा मतलब तब सेना में किस तरह का माहौल था और क्या क्या होता है जब पता चलता है? जैसा हम फ़िल्मों में देखते हैं, जश्न मनाते हैं, नाचने लगते हैं, ऐसे कुछ होता है? नहीं, ऐसा है, अभी आपने देखा कि वो युद्ध विराम की घोषणा हो गई और उसके बाद भी लोगों ने कहा कि वो जम्मू में और श्रीनगर में धमाके सुने गए। जी। तो घोषणा जो है, पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऑफिशियल जब तक पहुंचे उसके पहले ही रेडियो पर घोषणा हो जाती है कि युद्ध विराम हो गया। लेकिन रेडियो पर वही घोषणा को हम कोई आदेश नहीं मानते। वो वैसा ही है, एक ज़माने में कहते हैं ना कि रेडियो पर वो सब्जी की कीमतें बताया करते थे, तो हम सुन करके जाते थे वो आलू खरीदने के लिए और कहते थे कि वो देखो रेडियो पर तो 4 रुपया किलो बोल रहे हो और तुम 10 मांग रहे हो। तो सब्जी वाला कहता था जाओ साहब रेडियो से ही खरीदो ना फिर। तो हम रेडियो पे सुन करके तो नहीं विश्वास करते जब तक कि हमें आदेश ना आ जाए। लेकिन ये सही है कि जैसे ही होता है तो वो आप कैसी खुशी मिलती है मैं क्या बताऊँ आपको, है बयान करना मुश्किल है। 71 में जब आपको पता चला था तब कहाँ थे आप? कैसे पता चला था आपको? ऐसे ही पता चला था, घोषणा रेडियो पर हुई। और 71 में हम काफ़ी कुछ करके मैं बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी शिपिंग के ऊपर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हम लोग कर रहे थे। एवरो 748 जहाज़ था हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के नाम पे जो चीज़ थी, आज हमारे पास एयरबोर्ड एवैक्स हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैं, बहुत ही विकसित। उस ज़माने में नहीं थे और हम एवरो में जिसको हम वेदर रडार कहते हैं उसको यूज़ कर रहे थे, जो कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं, वो जो बारिश वाले जो थंडर क्लाउड्स होते हैं उनको देखने के लिए कि जहाज़ उसमें ना गिर जाए, उसका इस्तेमाल करके हम ज़मीन पे जो है सागर के उस पर सतह पर शिप्स को तलाश रहे थे वो। तो लेकिन मैं उस जगह से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बेस का, वहाँ से वापस दिल्ली आया ही था जब ये लगभग वार के लड़ाई के अंत तक मैं वहीं पर था। और लड़ाई ख़त्म होने के कुछ दिन पहले यहाँ पर आ गया कि रोल बदलते रहते हैं, एक ही जगह नहीं। ईस्टर्न सेक्टर में तो वार समाप्त होगी, हाँ पश्चिमी उसमें थोड़ा सा समय लगा, तो हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए गए थे। वहीं पर खबर मिली, मज़ा आया। नेवी की महत्वपूर्ण भूमिका जो हमने अभी शुरुआत में ही बात की थी। नेवी का जो रोल था, जो वो कराची में उन्होंने उड़ाया था, ध्वस्त किया था, वो अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक सदमा हो गया था। ये कहा जाता है कि आधी लड़ाई तो वहीं हार गया था वो, उसकी वजह से। अब इंटरेस्टिंग आप एनेक्डोट्स पर हम उतर आए तो मैं अपने एक दोस्त की सुनाऊँ। जी, बिल्कुल। वो उनको वीर चक्र मिला, वो कैनबरा बॉम्बर्स में थे। उनका नाम है वाईपी सिंह, योगेंद्र प्रसाद सिंह। योगेंद्र प्रसाद सिंह कैनबरा बॉम्बर्स में गए थे, वहीं पर कुछ उसी क्षेत्र में बमबारी करने के लिए, और उनको टारगेट कुछ और दिया गया था। सौभाग्य की बात, वो नेविगेटर थे और उनके साथ में पायलट जो थे उनके, वो उनके स्क्वाड्रन कमांडर स्वयं थे। जब वो वहाँ पर टारगेट के पास पहुँच ही रहे थे तो उन्होंने एक साथ में एक दूसरा बड़ा भारी सा ऑब्जेक्ट देखा, जो कि उस पर किरणें पड़ी चंद्रमा की, जो बादलों के बीच से झांकता हुआ, तो अचानक बहुत ज़्यादा वो चमकता हुआ दिखा। उन्होंने कहा कि सर ये क्या है? उन्होंने अपने पायलट को बताया। उन्होंने मुड़ के देखा, कहते तो बड़ा भारी ऑयल इंस्टॉलेशन लगता है, ऑयल डिपो लगता है, इसको किया जाए अटैक। अब जो आदेश लेकर के गए हैं ये, कि जो टारगेट दिया गया है उसको छोड़ करके अपने मनचाही नहीं चलती कि हम इसको छोड़ के। इन लोगों ने बहुत ही विचित्र काम किया। जिस टारगेट पे अटैक करने के लिए गए थे, ये अकेला जहाज़ नहीं था, वो वेव्स जाती हैं तो इनके साथ के दो लोग जाके उस टारगेट को पर पहले अटैक कर चुके थे और पीछे भी आ रहे थे। इन्होंने कहा हमें ये दिख गया दूसरा, चलो इसको देख लेते, बाकी वो संभाल ही रहे हैं। इन्होंने जाके उस टारगेट को ध्वस्त किया। अगले दिन पता चला कि बहुत बड़ा विशाल ऑयल डिपो जो है पाकिस्तान का, वो नष्ट हो गया। एयर हेडक्वार्टर्स स्तब्ध कि ये किसने किया, किसने जा करके, तब खबर दी गई। अब इन लोगों को कहते हुए भी और संकोच हो रहा था कि हमने बताया नहीं। हुक्म अदूली की गई थी। हम जो जो टारगेट, जो लक्ष्य दिया गया था उसे छोड़ करके हम कहीं और चले गए थे।
तो तब ये बात हुई कि या तो अब बताना पड़ेगा, तो दो ही चीज़ें थी, या तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा और या तो वीर चक्र तो कम से कम मिलेगा ही। सौभाग्य से उनको वीर चक्र ही मिला। तो बड़ी मज़ेदार कहानियाँ होती हैं बाकी। हाँ, ये अपने आप में अलग किस्से होते हैं क्योंकि आज अगर आप देखते हैं आज की सेना की भी बात करें, हमारी सेना भले यहाँ से बैठकर चीज़ें उतनी जो कहते हैं ना फील्ड पे उतनी वॉर नहीं हो रही है, बिल्कुल आमने-सामने वाला युद्ध नहीं है, लेकिन जज़्बा वही होता है जैसे आज आपके अनुभव हैं, उनके अनुभव भी होंगे। लेकिन तब के जो आपके अनुभव जब वो देखते हैं या जो आज के सैनिक आपसे मिलते हैं, ऑफिसर्स मिलते होंगे, आप वेटरन हैं, आपके अनुभवों को जब वो सुनते होंगे तो उन्हें ये लगता तो होगा कि हम बहुत बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं। बात होती है कभी? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मेरे ख्याल से हर पीढ़ी, आपसे कहना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, आप खुद अभी बहुत यंग हैं। मुझे लगता है हर पीढ़ी अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार और चतुर समझती है और अपने से बड़ों को मूर्ख। अनुभव आपके नहीं, पास रहता है, नहीं, ये ये बात सही ये है। खैर मैंने मज़ाक में कह दिया। ये सही है कि हमें वो सम्मान तो मिलता ही है अपनी सीनियरिटी का, जो है हम भी कहते हैं कि भाई हमने घास नहीं खोदी है, लड़ाई हमने भी लड़ी है, हमें भी पता है कि क्या होता है। हुँ। तो वो, लेकिन ये सम्मान सबके लिए, हमारे मन में उन युवा पीढ़ी के लिए सम्मान ये है कि हम जानते हैं कि वो जो इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं वो हमारे ज़माने में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट थे, जो जहाज़ थे, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत तेज़ गति से चलते हैं, बहुत अच्छी उनकी क्षमता है और वैसा ही उसके लिए क्विक डिसीजन, तुरंत बुद्धि की ज़रूरत होती है कि आपको तुरंत करना है। तो वो सब नई पीढ़ी कर रही है और बहुत अच्छी तरह से कर रही है, हमें उनके ऊपर अभिमान है कि ये कुछ है। लेकिन अब ये है कि स्वचालित होने पे कई चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं। हुँ। एक और किस्सा सुनाऊँ? बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए ना। किस्से ही तो मज़ेदार हैं आपके। कहते हैं कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहली बार कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगी, तो किसी ने कहा कि जाके ट्राई करते हैं, तो अब सुना कि वो ऑटोमेटिक, वो तो कॉफ़ी उसमें मिलती है। गए वहाँ पर तो देखा बहुत सारे बटन लगे हुए थे। उन्होंने एक बटन दबाया तो एक कप निकल कर के नीचे आ गया। दूसरा बटन दबाया तो ऊपर से जग निकला लिंकेज से और वो कॉफ़ी उसने पोर की, कॉफ़ी कप में आ गई और लिंकेज आई और अंदर आ गई। फिर उन्होंने देखा और बटन, उसमें लिखा हुआ था क्रीम, उन्होंने वो दबाया तो क्रीम थोड़ी सी गिरी। फिर उसके बाद उसमें एक और बटन था, उसमें लिखा शुगर, उन्होंने वो दबाया तो शुगर का एक क्यूब निकल के गिरा। जिस वक्त वो गिरा उसके बाद उसमें एक स्टरर उसको मिलाने के लिए हुआ, तभी अचानक कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन या कुछ हुआ और वो कॉफ़ी उलट गई उसी मशीन में। और ये बंदा कहता है, ओह माय गॉड, हाइट ऑफ ऑटोमेशन, ही ड्रिंक्स इट टू। तो अब वो ज़माना आ गया है कि हम जहाज से बैठेंगे, जहाज सब कुछ कर करा करके आ जाएगा, बताएगा कि भाई साहब उतरो। वापस घर पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जहाज़ों की हम बात कर रहे थे, हमारी जो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसे सीज़ फायर कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया, कहाँ-कहाँ नुकसान किया गया, आतंकी ठिकानों के साथ-साथ जो उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे, जो उनका डिफेंस सिस्टम था, उसको कैसे तहस-नहस उन्होंने कर दिया घुस के वहाँ पर। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो डिफेंस सिस्टम जो चलने से लेकर और उनके ड्रोन और मिसाइलें तक, ये पूरी तरह से अब लगता है कि दुनिया के सामने आ गया है कि सस्ता माल खरीद-खरीद कर, भीख में पाया हुआ पा-पाकर आप कहीं फ़तह हासिल नहीं कर सकते। हालाँकि उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं फ़तह हो गई है, लेकिन वो भी एक जोकर की तरह ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सच से बहुत दूर है ये। तृप्ति जी, वो चीनी माल सस्ता होता है नहीं होता है उसको छोड़े, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि भारतीय हथियारों की, भारत में निर्मित, अभी हमने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में बनाए गए हथियार शस्त्रास्त्र जो कुछ बन रहे हैं, उसके लिए हमें एक बड़ा भारी वो वर्ल्ड में दुनिया भर का मार्केट मिलेगा। हमें पास ऑलरेडी फिलीपींस और कई उन देशों से ऑर्डर आ रहे हैं और मिल चुके हैं। कहते तो ये हैं कि कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अटकल ये भी लगाई जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जब देखा कि भारत के मिसाइल्स जो हैं ब्रह्मोस जैसे जो है इस्तेमाल करने की हैसियत है और उनके पास इतने अच्छे सिस्टम्स हैं, इतने अच्छे हथियार हैं, तो उन्हें ये डर लगा कि अमेरिकी हथियारों की बिक्री ना बंद हो जाए। अच्छा, F-16 के बनने की ऐसा ऐसा पहले खबर आ रही थी कि F-16 मार गिराया, नहीं गिराया। हालाँकि ये नहीं आया F-16 के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक मुझे तो नहीं पता कि आया कि नहीं। पर आप ये सोचिए कि अमेरिका का F-16 अगर गिरा देता,
तो नहीं अमेरिका के लिए तो सबसे बड़ी साख का सवाल वही हो जाता अपने हथियारों को लेकर। नहीं देखिए वो क्या खबर आती तृप्ति जी, ये तो आप मीडिया वाले हैं, आप कुछ को कुछ भी बता सकते हैं। मैं बड़ा सुन करके आश्चर्यचकित था। पता चला कि हमने तो टीवी पे बाकायदा अनाउंसमेंट सुना कि जी वो उनका पाकिस्तानी अवैक सिस्टम का जहाज गिरा दिया गया, यानी साब 2000 का भयंकर बहुत बड़ा बहुत महंगा जहाज होता है। वो खबर आ जाए कि उस बाद में फिर किसी ने पूछा ही नहीं कि वो उसका क्या हुआ भाई, अवैक्स वाला जहाज जो गिर गया। पहले ही खबर आ गई कि कराची ध्वस्त हो गया, इंडियन नेवी ने अटैक मार दिया, कराची तोड़ गया। तो इस तरह से, बल्कि तो जो भाषा इस्तेमाल की जाती है ये मीडिया, ये टीवी चैनल्स पे और मीडिया यूज़ करती है कि उन्होंने रावलपिंडी को उड़ा दिया, ऐसा लगता है कि रावलपिंडी शहर को उड़ा के कालीन पर बैठा दिया गया। और क्या नहीं, उसकी एक वजह आप जो बात कर रहे हैं ना कि आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉर, ये जो आज का दौर है, ये इंफॉर्मेशन वॉर का भी दौर है। क्या होता है और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं और आपको जल्दी जानकारी देने के चक्कर में ज्यादा जोश में भी जो कई मीडिया के लोग आ जाते हैं, वो उनको उनके लिए भी ये लर्निंग है। ये लर्निंग है कि इतनी तेजी से जब दो देशों के बीच युद्ध का माहौल हो, तो ज्यादा जल्दबाजी, सेना से ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसलिए जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान ने, हमारे आप मीडिया को बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने मीडिया छोड़िए, वहां के सियासतदान, वहां के विदेश मंत्री, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वो झूठ बोल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनकी बेवकूफाना और झूठी बातों को सुनकर उनकी जो आवाम है वो इतनी अहमक है कि वो सड़कों पे पटाखे फोड़ रही है। वो कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि अगर आपने भारत को तहस-नहस किया है तो तस्वीरें कहाँ हैं, सबूत कहाँ है, भारत तो सबूत दे रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत जल्दबाजी में, तो इन्फॉर्मेशन वॉर और नैरेटिव वॉर का भी एक दौर है, जिसे लेकर हम तो अब काफी हद तक फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा नियंत्रण रखें एक जिम्मेदार देश होने के नाते। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में, जहां पर आवाम के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आप सही और गलत को समझें, कौन गलत कर रहा है, वो लोग ये ना समझते हुए अपने हुक्मरानों और सेना का शासन आप तो तब से देख रहे हैं, है ना? जब आपने 65 में भी देखा होगा कि किस तरह से युद्ध हुआ था, जनरलों का क्या वहाँ का इतिहास रहा है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर पूरी सत्ता चलाती है। हमारी आर्मी का कोई ऑफिसर आपने कभी देखा, कोई आर्मी के हमारे कोई भी विंग जो है वो बिज़नेस करती हो? जिसका मेन मकसद हो सत्ता में दखल करना, इम्पॉसिबल। खैर, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात की और इसकी इंफॉर्मेशन वॉर की बात की, तो आजकल उसी फ्रंट पर नहीं है, पॉलिटिकल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बिल्कुल। इकोनॉमिक फ्रंट पे और इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर, ये सभी आज के युद्ध के अंग हैं। ये और जो हर टॉपिक अंग पे जी, लड़ाई लड़ी जाती है। सॉरी मैं आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि ये सारी बात करने का मेन मकसद ये है कि ये जो चीजें चलती हैं, इंफॉर्मेशन वॉर चलती है या इस तरह की चीजें जो सियासतदान जो झूठे बयान देते रहते हैं, जो सेना सरहद पे होती है, जो वहां पर सैनिक खड़ा होता है, चाहे वो वायुसेना से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, अगर उस तक ये बात पहुंचती है, तो क्या वाकई में फर्क पड़ता है या वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते, उनको कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से? नहीं देखिए, जो ये अब लड़ाइयाँ भी स्थल सेना वाले और वायुसेना वाले फ़र्क फ़र्क ढंग से लड़ते हैं। हमारे तो मज़े की बात ये होती है कि हम गए एक मिशन के ऊपर, गए बॉम्ब गिरा करके वापस आ गए और अपने में बेस में बैठ करके और आराम से गप्पे बता रहे हैं कि हमने क्या किया और अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्थल सेना जो आप इमेजिन करिए, जब बंकर पे बैठा हुआ आदमी और वहाँ पर युद्ध, और जो एक इन्फेंट्री सोल्जर जो है और लगातार गोलियाँ चल रही हैं मशीन गन, तो वो क्या समझते हैं आपको उस वक्त बैठ करके वो खबरें सुनता है? नहीं, उसका ध्यान केंद्रित रहता है कि हो क्या रहा है सामने। तो इसलिए वो इन सब खबरों के ऊपर उसको तो सीधी बात यह है कि उसको जो आदेश मिला है वो करे, उस पर अपनी निगाहें केंद्रित रखे। ये सब फालतू बातों सुनने के लिए उनके पास न तो समय होता है, ना सुविधा होती है। तो ये सब तो चलता रहे। आपने एक बड़ी मज़ेदार बात कही कि ये झूठी खबरें सुन करके और पाकिस्तान के नागरिक इतने बेवकूफ़ हैं कि सड़क पर आकर के पटाखे फोड़ रहे थे। नहीं तृप्ति जी, आपको गलत फहमी है, वो सब बहुत समझदार हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। वो सड़क पे आकर के पटाखे फोड़ करके बताना चाह रहे थे कि भारतीय सेना के जहाज़ अगर आए तो उनको दिखाई पड़े कि ये सिविलियन, ये नागरिक हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये फ़ौज वाले नहीं हैं, और उनको पता है कि भारतीय सेना कुछ भी करेगी लेकिन निहत्थे नागरिकों पर हथियार नहीं चलाएगी। तो उनकी उनकी सेफ्टी इसी में थी कि सड़कों पर आकर के खुशियाँ मनाओ। उन्होंने सोचा होगा कि हमारी हमारी आर्मी, हमारी सियासत, हमारी राजनीति ध्यान दे ना दे, हम अपनी रक्षा खुद ही कर लेते हैं, हम खुद ही दिखा देते पटाखे जला के हम हैं भाई हमें हमें रोक करके छोड़ करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में अगर ये तो 3 दिन में हमने अभी तो शांति दिखाई दे रही है, क्या पाकिस्तान सबक लेगा? पुराना इतिहास देखते हुए पाकिस्तान का, अभी तक तो धोखा देने की एक प्रवृत्ति रही है पाकिस्तान की और कहते हैं कि कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं होती। और इस बार अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई, इस बार भौंकने की कोशिश की थी तो आवाज़ ही गायब कर दी गई, जिस तरह के हमले किए गए। आपको लगता है इससे सबक लेते हुए जो राजनीतिक हालात हैं वहाँ पर, जिस तरह का वहाँ पर गृह युद्ध की आशंका पूरे टाइम मंडराती रहती हैं। आप क्या लगता है पाकिस्तान इससे सबक लेगा और अभी अंदर ही अंदर अपने हालातों को सुधारेगा? और कब तक हम 4 टुकड़े देखेंगे? 2 टुकड़े तो आपने देखे हैं 71 में। याद है शोले का वो डायलॉग, दूर दूर के गाँव में जब बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह गब्बर आ जाएगा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो उनके जनरल लोग जो हैं, वहाँ जो गद्दी नशीन हैं, यही गब्बर सिंह का डर लगा करके तो बैठे ही हुए हैं। और गब्बर अगर कुछ ना करे, चुपचाप बैठे रहे, तो जाकर के गब्बर के घर में पत्थर मार करके कहेगा कि भाई बदले में तू एक पत्थर मार हमें, ताकि हम यहाँ गद्दी पर बैठे रहें। हमारा गद्दी पर बैठे रहना इसी पर निर्भर है कि समय समय पर हम उत्पात मचाते रहें, हम पिटते रहें, मगर यहीं पे बैठे रहें। वो पिटते रहेंगे। देखिए, भारत जो और पाकिस्तान के बीच में नागरिकों का आपस में तो कोई ऐसा वो है नहीं मामला। रहा सवाल कश्मीर का, अब वो अब ना तो मतलब साफ है, सारी जाहिर है कि वो कश्मीर वापस ले नहीं सकते, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और हमारे लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बड़े उससे कहते हैं कि अब बस उनको लगता है कि अखंड भारत की स्थापना करते हुए अब बस अगला कदम यही होगा कि हम गए उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस जाएंगे और एकदम मुजफ्फराबाद से शुरू करेंगे और फिर पंजाब की चोटी पर जा करके झंडा लहरा देंगे। ये सब मेरे ख्याल से ऐसा संभव अभी नहीं है। ये अगर हम करने पर उतारू होंगे तो एक बहुत लंबे युद्ध के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि तब और जब जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे, पाकिस्तान सोचेगा। और तब फिर वो जो इसकी धमकी देता है वो शायद न्यूक्लियर जब वो बचेगा, जब उनका अस्तित्व ही समाप्त होने को हो जाएगा तो फिर क्या है, रहे वो गाना गाएंगे, रहे न रहे हम मैं क्या करेंगे बन के चमन बांधे सभा। तो मुनीर साहब को वहां पर अगर टिके रहना है, नेताओं को टिके रहना है, तो वो ऐसा हम लोग न करें कि उनको इससे रहने में सुविधा मिले। हमें नहीं दिखता, बहुत से तरीके हैं ना। आपको कॉफी पीनी है तो आपको भैंस पालने की क्या जरूरत दूध के लिए, है ना? ये ना पानी पर है ना? है ना? बाकी सब तरीके तो हैं ना। मुझसे मत पूछिए, डोभाल साहब को बुला के पूछिए बात करके। दूसरा ये है अगर हम पीओके और पाकिस्तान ना घुस के तो साथ में वो जो आतंकवादियों का पूरा जखीरा है उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, उसको न्यूट्रलाइज करना ही अपने आप में चैलेंज हो जाएगा। आप रखो, आपका खुद ही पाकिस्तान टूटेगा, जो कि कहा जा रहा है बलूचों ने जिस तरह से हमले शुरू कर दिए, पीओके जो असंतोष है पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, बिजली पानी भूखमरी, वहां के लोग खुद परेशान है। सोचिए आप कैसा लगता होगा उनको कि जब बिल्कुल सरहद के पार सामने दिखता हुआ भारत का कश्मीर चमकता हुआ वो देखते होंगे और खुद को अंधेरे में डूबा हुआ पाते होंगे, तो उनको खुद भी तो लगता होगा ना कि किस कब तक चुप रहे, बिल्कुल कब कब तक तक भूखे लोग नंगे लोग देखते रहेंगे? कभी ना कभी तो जनता से कहा जाएगा कि तुम भूखे हो तो ब्रेड क्यों मांग रहे हो, केक खाओ। कब तक खिलाते रहेंगे ये केक ऐसे हवाई? जब अगर फ्रांस का साम्राज्य समाप्त हो गया और वहाँ पर विप्लव और वो क्रांति हो गई, तो एक दिन आएगा इनको भी उखाड़ फेंका जाएगा। हमें तब तक धीरे से काम लेना चाहिए, लेकिन बार बार इसके अंदर संलिप्त होकर के हर बार वो करे। इतना कुछ कर दिया गया है कि अभी कुछ समय तक तो वो चुपचाप बैठेंगे ही। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमने एक बार कर दिया और हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो गया, तो मुझे दुख है, ये जुकाम है, होता रहेगा। कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आसिम मुनीर की आप बात कर रहे हैं, तख्ता पलट भी हो सकता है, वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है ना, जहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है और कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं है जो प्रोफेशनली होती हो। आवाम के जज़्बातों को भुनाते हैं वो और सत्ता की मलाई खाने वाले ऐश करते हैं। तो ऐसे देश का ना कभी भला हुआ है, ना कभी हो सकता है। तो वो कह सकते हैं अपनी मौत खुद ही मरेगा। हमें बस अपनी सुरक्षा करनी है और अब आपको लगता है ये जो शांति बनी हुई है बनी रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जैसा कि सेना तो बोल रही है ऑन गोइंग है।
देखिए ऑनगोइंग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये अब इसको दोबारा फिर से वो इतनी जल्दी उठ अभी इतना नुकसान हो गया, पहले उसको तो भर ले वो एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कि मेरे ख्याल से ये भले 2 दिन के कहे कि अच्छा इस तारीख तक इस तक है उस तक, लेकिन उसको फिर से दोबारा फुल स्केल होगा इसको अभी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं भविष्यवाणी तो नहीं करने के लिए आया, कोई कहाँ पे नहीं कह सकते, ये तो चर्चा ही कर सकते ये हैं। चर्चा ही कर सकते हैं। चर्चा करने से मैं कहूँगा कि इसकी संभावना मुझे कम लगती है, लेकिन पूरी अगर संभावना पहले ही से पता होता तो फिर युद्ध लड़ने की जरूरत ही क्या, देख लेते ना कि सितारों में क्या लिखा है वही होगा। जो होगा अच्छा होगा। हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है और तकनीकी तौर पर भी हम बहुत मजबूत हैं। और अब भारत जो आत्मनिर्भर बना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका सिर ऊंचा ही है। बहुत सही। तो आप हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति जी, मुझे कई बार अवसर मिला है कि लोग मिले हैं जो कि उसकी याद दिलाते हैं कि आँख के अंधे नाम नैन सुख, लेकिन आपने अपना नाम सार्थक कर दिया। आपसे बातचीत करके मुझे तृप्ति हुई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेंद्र जी, धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद, बल्कि जोर से कहते हैं जय हिंद। जय हिंद।